इससे पहले कि आज की बड़ी खबरें आपके सामने प्रस्तुत करें, आपको दिखाते हैं इलाहाबाद की यह तस्वीर, जहां एक ट्रेन जलकर खाक हो गई। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते 6 बोगियां इस आग की चपेट में आ गई। यह घटना सूबेदार स्टेशन पर यार्ड में खड़ी ट्रेन की है। फायर ब्रिगेड की टीम घंटों मशक्कत करती रही आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और खाली बोगियां जलकर खाक हो गई। आग कैसे लगी, अभी इसकी जांच चल रही है। पुलिस ने आशंका जताई है कि शरारती तत्वों ने इन खाली बोगियों में आग लगा दिया होगा। और आइए आपको दिखाते हैं, ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के रायपुर की है, जहां सरेआम गुंडागर्दी का यह मामला सामने आया है और ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। देर रात 2 बदमाशों ने एक व्यापारी को सड़क पर पीट कर उसकी जान ले ली। व्यापारी सुनमुख वासवानी देर रात अपनी दुकान से वापस लौट रहा था जब स्कूटी पर सवार 2 लोग आए और उस पर हमला कर दिया। दोनों युवक करीब 5 मिनट तक सुनमुख को पीटते रहे। इस बीच व्यस्त सड़क पर कई गाड़ियां गुजर रही थीं। लोग तमाशबीन बनकर इस मारपिटाई की तस्वीरों को देख रहे थे और मारपिटाई को भी देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी इन बदमाशों को रोकने की कोशिश नहीं की। यह पूरी घटना सड़क के दूसरी तरफ लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और इसके आधार पर पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। और आज की बड़ी खबर अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सरहद पर हमारे सैनिक तैनात होते हैं और उनके लिए हर हिंदुस्तानी का दिल धड़कता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज अगर हम चैन की नींद सो रहे हैं तो इसलिए क्योंकि सरहद पर तैनात वो सिपाही, वो आखिरी पंक्ति का व्यक्ति हमारी सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। लेकिन जिस सिपाही के लिए हम अपने खून गाढ़ी कमाई का पैसा टैक्स के जरिए सरकार को देते हैं और उस सिपाही को खाना खिलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, अगर यहां पर चोरी होने लगे, अगर यहां पर उस जवान को दाल की जगह पानी दिया जाए और रोटी की जगह जला हुआ एक कपड़े के तौर पर रोटी मिले, तो क्या वाकई में सही माना जाएगा? बीएसएफ के एक जवान ने अपने खाने का वीडियो बनाया और उसे वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट पर डालकर वायरल कर दिया। 75 लाख से ज्यादा लोगों ने पिछले 24 घंटे में इस वीडियो को देखा है। तमाम जगह अब इसकी जांच चल रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार तमाम प्रक्रियाएं क्यों धता जाती हैं। आइए आपको दिखाते हैं बीएसएफ के एक जवान की हिम्मत की दास्तां कितना कुछ कह जाती है हमारे इस सड़े हुए सिस्टम के बारे में। मैं अभी सुबह का आपको नाश्ता दिखाता हूँ। ये जड़े हुए पराठे सिर्फ और चाय का गिलास। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर का ये वीडियो वाकई हकीकत है। 30-29 BN बीएसएफ का जवानों का नाश्ता। अब आप बताइए, क्या ऐसा खाना खा के जवान ड्यूटी कर सकते हैं? क्या वाकई बीएसएफ के जवानों को घटिया खाना दिया जाता है? तो दाल, सिर्फ हल्दी नमक और कुछ नहीं इसके सिवाय। क्या तेज बहादुर ने खाने का वीडियो बनाकर हिम्मत दिखाई है, या फिर तेज बहादुर सोशल मीडिया में वीडियो डालकर सिर्फ सनसनी पैदा करना चाहता था? हम किसी सरकार को कोई दोष नहीं देना चाहते, क्योंकि सरकार हर चीज हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं, जो कि हमारे को कुछ नहीं मिलता इन हालातों में। 24 घंटे पहले पोस्ट वीडियो पर यह सवाल अब भी कायम है। खुद जवान अपनी खुराक को लेकर सवाल उठाए तो चौंकना लाजमी है। ना सिर्फ देश बल्कि सरकार भी इस वीडियो को लेकर हैरान भी है और हरकत में भी है। मामला सीधे सरहद पर तैनात जवान से जुड़ा है, लिहाजा देश भर की नजरें इस पर टिक गई। इस वीडियो को हर घंटे लाखों लोग देख रहे हैं, साथ ही इसे लाखों बार शेयर भी किया जा चुका है। वीडियो के सामने आने के बाद गृह मंत्रालय से लेकर बीएसएफ के अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। तेज बहादुर का दावा अब जांच के दायरे में है। बीएसएफ भी इन दावों को सिरे से खारिज नहीं कर पा रही है। वहाँ के जो आइटम्स हैं, यस, हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि खाने का स्वाद जो फ्रेश होने की वजह से होता है वो नहीं आ पाता है, दूसरा है। लेकिन जवानों को इसमें कंप्लेंट नहीं होती, क्योंकि टाइम टेस्टेड मेथड है और जो हमें राशन मिलता है आर्मी की तरफ से वो बहुत बढ़िया राशन होता है और जवानों को उसमें कंप्लेंट नहीं होती। तेज बहादुर ने सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो खाने में मिलने वाली दाल की घटिया क्वालिटी को दिखा रहा है। बीएसएफ ने इस वीडियो पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दाल के विषय में जहाँ तक, एक दाल के साथ में अगर आपने वीडियो देखा होगा, एक और बर्तन रखा जिसमें कि सब्जी है, जिसमें कि कीमा बना हुआ है, जो पता किया हमने, क्योंकि प्राइमा फेसी रिपोर्ट में हमने मांगी थी कि क्या है, तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। और दाल को अगर नीचे कहीं दाल बैठी हुई है वो भी देखना पड़ेगा। मैंने कहा ना, ये तो अब जांच के विषय हैं। इस वीडियो के वायरल होने पर गृह मंत्रालय ने भी गृह सचिव से रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। बीएसएफ ने भी इंक्वायरी शुरू कर दी है।
जवान तेज बहादुर के इस वीडियो के दावे की सच्चाई कितनी है, इस बात का पता जांच के बाद ही चलेगा। शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। देखा आपने, एक जवान ने जब हकीकत सामने रखने की कोशिश की तो हर तरह से अधिकारी इस बात को लेकर हाजिर हो गए कि पता नहीं उसमें क्या पेच है। इस जवान की निष्ठा पर ही अब सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि बीएसएफ के मैनुअल के अधिकार पर क्या है खाने का एजेंडा। इस जवान को फूड मैनुअल के हिसाब से क्या खाना मिलता है। दरअसल एक जवान के लिए 2,950 रुपए खर्च किए जाते हैं खाना देने के लिए। सभी जवानों का पैसा एक जगह इकट्ठा होता है। बटालियन के सभी जवान मिलकर अपना मेस कमांडर चुनते हैं और मेस कमांडर खाने का सुपरविजन करता है। खाने का मेन्यू हर हफ्ते तैयार किया जाता है और हफ्ते में 4 बार नॉनवेज यानी कि नॉनवेज खाना खिलाया जाता है। वेजिटेरियन को हफ्ते में 4 बार पनीर दिया जाएगा, ये इसलिए ताकि उन्हें प्रोटीन की डाइट पूरी मिलती रहे। महीने में 1 बार डॉक्टर खाने की डाइट के अनुसार चेक करता है और उसके हिसाब से प्रदर्शित करता है कि खाने लायक है या नहीं। ये तमाम तो मैनुअल की बात है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो पाता है? बीएसएफ को फर्स्ट डिफेंस वॉल कहा जाता है और सीमा पर बीएसएफ के जवान सबसे पहले गोली झेलते हैं, क्योंकि उसके बाद ही भारतीय फौज वहां पर डट जाती है, क्योंकि कई जगहों पर भारतीय फौज मुहैया नहीं करा जाती। ऐसे में अगर बीएसएफ के जवान जो कि पाकिस्तान की सीमा पर खड़े हैं, बांग्लादेश की सीमा पर खड़े हैं, अगर वो खाना ठीक से नहीं खा पा रहे तो हमारे देश की सुरक्षा क्या करेंगे? जरा आप सोचिए, हमारे बीएसएफ के जवानों के साथ क्या दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और ये सब तब जबकि हम जी खोलकर अपना पैसा टैक्स के जरिए सरकार को दे रहे हैं और ये अधिकारी इस मलाई को खा रहे हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? जले हुए पराठे, पानी जैसी पतली दाल, खुराक के जरिए तेज बहादुर नाम के जवान ने अनदेखे सच को उजागर करने का दावा किया। दावा ये कि ये वीडियो एलओसी के पास पुंछ सेक्टर के नजदीक का है। बीएसएफ की माने तो सीमा से सटे इलाकों में बीएसएफ को खाने का सामान सेना प्रोवाइड करती है। ठंडे इलाकों की वजह से खाने के सामान को बहुत पहले खरीद लिया जाता है। बीएसएफ के मुताबिक तेज बहादुर के वीडियो की जांच शुरू तो कर दी गई है, लेकिन सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि तेज बहादुर ने घटिया खाने की बात स्टाफ को क्यों नहीं बताई। 6 तारीख को जो डीआईजी सेक्टर हेडक्वार्टर रजौरी हैं, उन्होंने यहाँ इस पोस्ट को विजिट किया और सबसे पूछा है, इवन खाने के विषय में पूछा कि कोई आपकी कोई दिक्कत परेशानी, खाना ठीक मिल रहा है, कोई दिक्कत है? तो किसी ने कोई इंक्लूडिंग हिम कोई ऐसी बात नहीं रखी कि हाँ सब कोई खाने में दिक्कत है। मामला देश की सरहद से जुड़े जवान का है, लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए तेज बहादुर को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है ताकि जांच के दौरान उस पर कोई दबाव नहीं डाला जा सके। बीएसएफ भी इस बात की तह तक जाने की बात कर रही है। कल को ये ना कहे कि मैं बटालियन के अधिकारियों के खिलाफ बोला है और वहां से मेरे ऊपर प्रेशर है, तो इसको इस हेडक्वार्टर से शिफ्ट करके दूसरे हेडक्वार्टर में जहां पर की इंक्वायरी की जाएगी उसमें ले जाया जाएगा, ताकि इसके ऊपर कोई किसी तरह का दबाव ना हो, ये अपनी बात को पूरी तरह से आराम से रख सके। इतना ही नहीं, तेज बहादुर का सर्विस रिकॉर्ड भी सवालों के घेरे में है। अनुशासनहीनता के आरोप में तेज बहादुर पर कार्रवाई हो चुकी है, उसे 4 बार सजा भी दी जा चुकी है। तेज बहादुर का वॉलंटरी रिटायरमेंट भी मंजूर हो चुका है। अपने 20 इयर्स की सर्विस के दौरान इसकी 4 बैड एंट्रीज हैं, जिसमें इंटॉक्सिकेशन, AWL, अपने सीनियर से लड़ाई, उसका इज्जत ना करना, मार पिटाई। इन सभी चीजों के कारण इसको कोई अभी तक प्रमोशन नहीं मिला है और वो इसकी फ्रस्ट्रेशन का एक कारण हो सकता है। फिलहाल बीएसएफ ने गृह मंत्रालय को शुरुआती रिपोर्ट भेज दी है, वहीं मेस कमांडर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। जाहिर है सच्चाई जो भी हो, लेकिन अगर ये वीडियो सच है तो वाकई देश के लिए इससे शर्मनाक शायद कुछ और ना हो। शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीएसएफ के तमाम अधिकारी सफाई में कई सवाल तेज पर खड़ा करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 2 सवाल हम खड़ा करना चाहते हैं बीएसएफ के अधिकारियों के साथ। अगर तेज के खिलाफ 4 बार बैड एंट्रीज की बात थी तो उसे एक सेंसिटिव पोस्ट पर क्यों रखा गया था? उसके हाथ में AK-47 राइफल क्यों दी गई थी? अगर यह बदमिजाज व्यक्ति था तब तो कुछ भी कर सकता था, निर्दोष बेगुनाह लोगों की जान ले सकता था। इसके हाथ में AK-47 राइफल क्यों दी गई? क्या इसका जवाब अधिकारी दे सकते हैं? अब जबकि इसने सवाल खड़ा कर दिया है पूरे के पूरे सिस्टम पर, तो आज तेज बहादुर पर
यह सवाल खड़ा किया जा रहा है कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है, अधिकारी अपनी आप और अपनी गलतियों को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वरना एक जवान जो हिम्मत करके सामने आया है, उसकी आवाज को दबाने का इससे और तरीका क्या हो सकता है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे बीएसएफ ने तेज बहादुर पर दबाव डालने के लिए और क्या क्या शुरू कर दिया है। अब यह कहा जा रहा है कि जब ड्यूटी पर कोई जवान तैनात होता है तो उसके हाथ में मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए। तो तेज बहादुर ने यह वीडियो कैसे बनाया और इस वीडियो को वायरल कैसे किया? सवाल यह उठता है कि अगर मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए तो तेज बहादुर सरीके तमाम बीएसएफ के जवानों के हाथ में क्या कोई मोबाइल फोन नहीं होता? और अगर होता है तो अब तक बीएसएफ ने कितनों पर कार्रवाई की है? क्या इसका जवाब बीएसएफ दे सकती है? डिसिप्लिन के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, मगर चूंकि आजकल जो है हम किसी के ऊपर जो है बीएसएफ रुकावट नहीं रखती है, और यही वजह है कि मोबाइल फ़ोन इनको ऑथराइज़ किए गए हैं, अलाउ किए गए हैं। मतलब वहाँ पर सिर्फ ड्यूटी पर जब ये रहते हैं वहाँ नहीं रखना चाहिए, तो वो बिंदु पर भी जांच होगी कि ड्यूटी पर रहते हुए इसने मोबाइल फ़ोन अपना जमा क्यों नहीं कराया था। ये ज़रूर कहा गया है कि जिस समय जवान ड्यूटी पर जाता है तो उसे अपना मोबाइल फ़ोन वहाँ के कोर्ट में जमा कर देना चाहिए। ये डिसिप्लिन के अगेंस्ट है। तो आपने देखा किस तरह से अब डिसिप्लिन की तमाम बातें कही जा रही हैं, क्योंकि अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की है। एक आम नागरिक को क्या यह अधिकार भी नहीं है? लेकिन फौज में शायद ये सब कुछ स्वीकार्य नहीं है। और आइए बात करते हैं आतंक की। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है, जबकि एक जवान घायल हो गया है। बांदीपुरा के हाजिन इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को सर्च ऑपरेशन के द्वारा उस पर पकड़ने की कोशिश की। उसके बाद फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि मारा गया आतंकी पाकिस्तान का रहने वाला था, जिसके पास पे बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। कुछ और आतंकियों के वहां छिपे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि साल भले ही बीत गया हो, लेकिन साल 2015 में 113 आतंकियों को भारतीय फौज ने ढेर किया है, जबकि 41 जवानों की शहादत इसकी वजह से हुई। लेकिन साल 2016 में 165 आतंकियों को ढेर करने के साथ साथ हमने 88 जवान खोए हैं शहादत के तौर पर। वाकई में ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और आइए अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के फैमिली ड्रामे के, जहां पर इस ड्रामे का अंत होता दिखाई ही नहीं दे रहा। अब तो इस खबर को दिखाते दिखाते हम भी थकने लगे हैं। शायद आप बहुत ज्यादा ही थक चुके होंगे, क्योंकि इस खबर का अंत वाकई में नहीं दिख रहा। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच की यह अदावत और ये ठनाठनी समझ में नहीं आती। कभी बाप नाराज हो जाता है तो कभी बेटा, कभी दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करने लगते हैं और उसके बाद तीसरे को लेकर परेशान होने लगते हैं। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि आज 90 मिनट की मुलाकात रही बाप बेटे के बीच, लेकिन ना तो मुलायम सिंह यादव और ना ही अखिलेश यादव सुलह सफाई के लिए तैयार है। 10 दिन 8 बार मुलाकात, लेकिन अभी भी नहीं बनी बात। पिता पुत्र में कैसे होगा समझौता? सुलह के लिए 31 दिसंबर के बाद मुलायम और अखिलेश लगातार मुलाकात कर रहे हैं। 8 बार सुलह की कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन बात नहीं बन रही। सूत्रों के मुताबिक कुछ शर्तें हैं जिस पर दोनों नेता झुकने को तैयार नहीं हैं। बताया जा रहा है कि मुलायम ने अखिलेश के सामने 4 मुद्दे उठाए हैं। मुलायम राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने अखिलेश को सिंबल को लेकर दायर की गई दावेदारी को वापस लेने को कहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने राम गोपाल को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकालने को भी कहा है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के साथ सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट होना चाहते हैं। अखिलेश चाहते हैं कि राम गोपाल यादव की पार्टी में फिर से वापसी हो और चुनाव तक नरेश उत्तम को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा जाए। अखिलेश जी का कहना था कि हम उसी तरह से हैं फादर के साथ, पार्टी के साथ, तो सिर्फ हम 3 महीना के टाइम के लिए आग्रह कर रहे हैं कि हमको रहने दीजिए 3 महीना। बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव अखिलेश को टिकट बंटवारे का अधिकार देने के पक्ष में हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर समझौता किसी भी सूरत में नहीं करना चाहते। पिता पुत्र के बीच सुलह की कोशिशों पर सबकी नजरें हैं, लेकिन सवाल वक्त का है। सारी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं, वहीं समाजवादी पार्टी का अपना घर दुरुस्त नहीं हो रहा। विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और राजनीतिक ध्रुवीकरण की बात न कही जाए, क्या यह वाकई में संभव है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज अपनी जबान से जो आग उगलते हैं, उसके बाद तो जाहिर सी बात है
कुछ न कुछ तो ध्रुवीकरण होगा ही। इसे लेकर चुनाव आयोग ने साक्षी महाराज को नोटिस भेजकर यह जानने की कोशिश की है कि भाई आपने इस तरह के विवादास्पद बयान क्यों दिए। अब ऐसे में साक्षी महाराज ये कह रहे हैं कि नोटिस हिंदी में भेजिए, अंग्रेजी समझ में नहीं आती। बताइए सांसद महोदय के बारे में क्या कहा जाए। अगर ऐसी सोच सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद की है तो फिर और क्या कहा जा सकता है। हम जिम्मेदार नहीं हैं, जिम्मेदार वो है जो 4 बीवी और 40 बच्चों की बात करते हैं। जिम्मेदार वो है जो हम कह रहे हैं, जो ये कहते हैं 4 बीवी 40 बच्चे। यही वो बयान था जिस पर उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज चुनाव आयोग के रडार पर आ गए। मेरठ के संत समागम में साक्षी महाराज अपना प्रवचन तो दे गए, लेकिन जो बात निकली वो दूर तलक चली गई। सियासी विरोधी उनके इस बयान को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाए। आयोग ने भी उनके इस बयान को विवादित मानते हुए नोटिस जारी कर दिया। साक्षी महाराज को अब जवाब दाखिल करना है। वहां के जिलाधिकारी पता लगा ले, आयोग पता लगा ले, एक भी बीजेपी का या किसी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता नहीं था, कोई झंडा नहीं था, कोई बैनर नहीं था, कोई प्रत्याशी नहीं था। हम साधु महात्माओं ही वक्ता थे, हम ही श्रोता थे। साक्षी महाराज के बयान पर बीजेपी अब तक किनारा करती रही है, लेकिन अब उनके समर्थन में संजीव बालियान जरूर खड़े नजर आते हैं। उनका बयान किसी के खिलाफ ना होकर जनसंख्या वृद्धि की तरफ एक इशारा था कि कहीं न कहीं जनसंख्या को हमें रोकना पड़ेगा। सरकारें भी यही कहती हैं। उधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लगता है कि ऐसे बयान जानबूझकर दिए जाते हैं, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो फायदा बीजेपी के खाते में जाएगा। जानबूझ के करते हैं ये लोग, और अभी तो और भी इनके नेता करेंगे, इस तरह की भाषणबाजी करेंगे, क्योंकि इनको तो किसी न किसी तरीके से चुनाव को हिंदू मुसलमान पर लेके आना है। क्या लव जिहाद, शुद्धिकरण, घर वापसी और इस तरह के जो सांप्रदायिक बयान है, ये विकास है उनकी नजर में? बहरहाल मेरठ प्रशासन पहले से ही साक्षी महाराज के खिलाफ मामला दर्ज कर चुका है। अब ऊपर से चुनाव आयोग की तलवार लटक रही है, लेकिन दोहरी मुसीबत का सामना कर रहे बीजेपी सांसद इन सब से बेफिक्र हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए देश के कूड़ादान की बात करते हैं। जी हां, कूड़ादान इसलिए क्योंकि आजकल देश की राजधानी दिल्ली कूड़ेदान में तब्दील हो गई है। सड़कों पर कूड़ा इतना है कि क्या कहा जाए। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके की तस्वीरें आप देखिए। यहां पर सफाई कर्मचारी जहां वेतन की मांग कर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर कूड़े का अंबार इस तरह है कि कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। दिल्ली सरकार और ईस्ट एमसीडी के बीच में सियासत घमासान इतना आगे बढ़ चुका है कि कोई भी एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। यहीं इस मामले पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार को और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दोनों को नोटिस भेजा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार दिल्ली की जनता ने किसका अपमान किया था कि आज दिल्ली की जनता को यह सब कुछ झेलना पड़ रहा है। सफाई संकट पर एनजीटी ने केंद्र, दिल्ली सरकार दोनों को फटकार लगाई है और पूछा है कि कचरा हटाने के लिए क्या एक्शन प्लान है। इसके अलावा सफाई कर्मचारी संघ को भी नोटिस भेजा गया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने एनजीटी के में पक्ष रखा है। वेतन का भुगतान नहीं होने पर हड़ताल किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में वाद विवाद की प्रतियोगिता शुरू हो गई है। दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस बात की सुध नहीं रखी कि आम जनता का क्या होगा। एक बार स्ट्राइक खुल भी गई, स्थिति सामान्य हो भी गई, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि 2 महीने बाद फिर यही स्थिति दोबारा ना आए। सरकार की ये जिम्मेदारी है इस तरह की स्थिति का पुनरावृत्ति ना हो, लेकिन वो इसका कोई संपूर्ण हल निकालने के लिए तैयार नहीं है। सरकार तो अगर आप देखेंगे 2012-13 का बजट, उसके मुकाबले दुगना बजट दे दिया है। दुगना पैसा एमसीडी को दिया है, 741 के करीब करोड़ के करीब, और अभी भी 119 करोड़ रुपए रिलीज किया है। असल में सफाई कर्मचारियों की सैलरी नहीं दी जा रही है, बाकी सब अधिकारियों को तो मिल रही है। तो कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है और एमसीडी के कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के पास पैसा है, दिल्ली सरकार पैसा देती है और जब चाहिए हड़ताल होती है तो थोड़ा और दे देती है। यानी कुल मिलाकर मामला दिल्ली सरकार के चौखट पर ही आकर खत्म हो जाता है।
और आइए आपके उन तमाम लोगों के लिए ये खबर हम दिखाना चाहते हैं। अब तय होने जा रहा है सरकार के द्वारा कि अगर आप घर में पालतू जानवर रखते हैं तो एक नए कानून के तहत सबसे पहले आपको अपने पालतू जानवर, जैसे कि अगर आपने अपने घर में कुत्ता पालतू रखा है तो उसके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। अब आपको अपने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि आप उसका रखरखाव कैसे कर रहे हैं। अगर आप उसके रखरखाव में ढिलाई बरत रहे हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि ये जानवरों के खिलाफ अत्याचार होगा। और साथ ही साथ उसके कुत्तों को रखने के लिए आपको यह भी तय करना पड़ेगा कि उनकी ट्रेनिंग आप कैसे दिलवा रहे हैं। कुल मिलाकर सरकार अब आपके लिए बहुत सारे नए नियमावली ला रही है। अगर आप डॉग पालने के शौकीन हैं, अगर आप अपने घर में डॉगी रखते हैं, तो आने वाले दिनों में इसके लिए आपको डॉग का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। केंद्र सरकार डॉग ब्रीड एंड मार्केटिंग रूल्स 2016 का प्रस्ताव लेकर आई है, जिसका मकसद है डॉग की खरीद फरोख्त, रख रखाव और इलाज को रेगुलेट करना और इसके लिए कानून तय करना। आम लोग अगले 30 दिनों तक सुझाव दे सकते हैं, जिसके बाद सरकार कानून को अमली जामा पहनाएगी। नए कानून के मुताबिक डॉग के जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन भी कराना जरूरी होगा। हम चाहते हैं कि वो केस जो है वो नेट से होने लगे, रिकॉर्ड होने लगे, कितनी ब्रीड हुई, कहाँ गई, किसने खरीदा, किसने बेचा, उसके रखरखाव की कोई प्रक्रिया बननी चाहिए। कैसे रखना है, उसकी सावधानियां क्या है, सैनिटेशन की कंडीशन क्या है, उसको लेकर के आज हमने पब्लिक डोमेन में ये अधिनियम दिया है। इस कदम के दूसरे फायदे जो मंत्रालय गिना रहा है, उसके मुताबिक आपका प्यारा डॉगी अब आतंकवाद से लड़ने में भी काम आएगा। साथ ही उन गुंडों और अपराधियों से जो आपके इलाके में सुरक्षा और महिला सुरक्षा के लिए घातक हैं। दिखावे की चीज न हो करके सुरक्षा की चीज भी हो जाए। वृद्ध लोगों को सुरक्षा की घरों में जरूरत होती है, महिलाओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है उसमें सुरक्षा की जरूरत होती है। जिस प्रकार की चोरी और उठाईगिरी बढ़ रही है तो मोहल्ले के पालतू कुत्ते क्या उसके अंदर कोई भूमिका निभा सकते हैं। सरकार की दलील है कि देश में अब तक डॉगी को लेकर कोई कानून नहीं था। ऐसे में रिकॉर्ड रखने के लिए नया कानून जरूरी है। कुत्तों को कानूनी संरक्षण देने की तैयारी सरकार ने कर ली है। राय और सुझाव जनता से मांगी जा रही है और उसके बाद देश में कुत्तों के लिए भी कानून तय हो जाएंगे। वीडियो ने सतुराज के साथ मौद्रेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। पालतू कुत्तों के लिए तो कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या सरकार ने कभी उन सड़क पर चलने वाले आवारा कुत्तों के बारे में सोचा जो वाकई में कई बार सुरक्षा के लिए एक बड़ी मुश्किल बन जाते हैं?